पहला टॉपिक बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक बात याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर कल वाला जो पेपर था जो मैंने तुम्हें दिया था उसका अगला पेज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की केस स्टडी थी। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की केस स्टडी एक्चुअल में वो होती है जो एक बार नंदनी पूरा पेज पे लिख के आई थी क्वेश्चन। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, वो वही केस स्टडी थे। उसमें 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर लो तो और ज्यादा बड़े बन जाएंगे। बाकी है वही पॉइंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम लोगों को पता होता है। ये बेसिकली दो स्पीड ऑफ लाइट को दो मीडियम में कंपेयर करने को कहते हैं। ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलती है लाइट, तो उसको हम लोग अगर एक दूसरे के अपॉन में रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं अपने आप को। ठीक है, और दूसरा होता है सिर्फ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। उसमें सामने भी कोई मीडियम होता है, हम भी कोई मीडियम होते हैं। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही होती है, चाहे इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए, तो उसको हम लोग तो याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू C अपॉन में V। ठीक है, जिस मीडियम का है उसी मीडियम की स्पीड यहाँ आएगी। अगर ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास की स्पीड नीचे रहेगी, ऊपर C ही रहेगा। C शायद सबको याद होगा, C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हो सकता है कल स्पीड ऑफ लाइट MCQ में पढ़ी हो और तुम्हें प्लस का 8, माइनस का 8, 2, 3, 1.5 ऐसा कुछ लिखा हो। कई बार 6/2 × 10⁸ लिखा होता है और बच्चे 3 ढूंढ रहे होते हैं। 6/2 ध्यान लगाओ, करके क्या बनता है, ये ऐसा कर देता है। ये कई बार करता है। प्रोबेबिलिटी एक कॉइन का ये बोल देता है एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो 3/4 होता है इसका। ठीक है, जब दो उसको फेंका जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है, तो एटमोस्ट 2 हेड का होता है 3/4। अब 3/4 जब हम देखते हैं तो 3/4 नहीं दिखता, वहाँ 6/8 लिखा होता है नीचे 4 ऑप्शन में। बच्चा दिमाग करने लगा पता कि 3/4 6/8 का ही आधा है, तो वो जानबूझ के ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है तो हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मिल गया। अगर इसके बाद सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा तो N12। तो याद रखना स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। याद रखना जहां से जहां जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या बोला जाए। अगर लाइट यहां से यहां आ रही है तो ये मीडियम 1 हो जाएगा और ये मीडियम 2 हो जाएगा। इस भाई साहब की जिसके अंदर लाइट आ रही है उसकी रिफ्लेक्टर उसको वो नीचे रहेगा और जहां से आ रही है वो ऊपर रहेगा। समझ गए? सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे। इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, जैसे 1.5, 2.3 और 1.7। इसे एक को A, एक को B और एक को C कहेगा सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट तो उसमें ही होगी जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। सबसे कम किसमें? A में। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। सबसे ज्यादा सबसे कम के बाद सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगी? सबसे कम उसमें होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, कई बार होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है तो 2.42 रट के रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा डायमंड ही है जो लाइट को अपने अंदर फंसा लेता है, वो बाहर निकलने तक नहीं देता लाइट को। ठीक है, इसलिए डायमंड ज्यादा चमक रहा होता है क्योंकि वो उसके अंदर लाइट फंस जाती है और टक 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 टकराती जाती है, तो वो चमक रहा होता है। जहाँ अलग अलग, अगर अभी यहाँ मैंने रिंग पहनी होती है तो वो रिंग जितनी बार हल्का हल्का इधर उधर एंगल पे आती है ना, उतनी बार मेरी बातों से ज्यादा ना अंगूठी की हल्की हल्की चमक तुम्हें लग रही होती बार बार, और तुम्हें भी ऐसा होता है कि बार बार वहाँ ध्यान चले जाता है। हमें ऐसा होता है अंगूठी निकाल के बोल दो। अलग अलग जो चील और कौवे होते हैं वो इन्हीं पे अटैक करते हैं। तुमने वो अगर तुमने दिवाली की कहानी सुनी होगी तो उसमें वो चील हार लेके चले जाती थी रानी का। अगर दिवाली की कहानी सुनी होगी जो मम्मियाँ पूजा में कहानी सुनाते हैं तो उसमें ये भी होता है, चील हार लेके जाती है रानी का, तो वो वाले कॉन्सेप्ट में भी यही था। हाँ, वो अलग बात है, हम दिवाली पे होते हैं जल्दी करो ना मम्मी पूजा, यार ये कितनी देर लगा रही हो अभी पूरा, और हम लोग पेज गिन रहे होते अभी भी बैठे बैठे पेज देख रहे होते कि कितने पेज बचे हैं, जल्दी निपटेगी बुक तो हम निकले बाहर। चलो नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद अगला बोला है मुझे किसने, रिफाइनिंग ऑफ मैटर। तो चलो रिफाइनिंग समझाता हूँ।
रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, एक बीकर होगा, बीकर में हम लोग क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन डालेंगे, उस सॉल्यूशन में कितनी रॉड्स डालेंगे बच्चों, 2। तुमसे मैं क्लियर बता रहा हूँ, देखो अभी मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा लगेगा इतना मुश्किल तो है नहीं, मगर जब वो स्टेटमेंट में लिख के क्वेश्चन देता है ना तो तुम्हें यही चीजें बहुत मुश्किल लग रही होती है। वो पूछता है कि एनोड में क्या डिपॉजिट होता है और कैथोड में क्या डिपॉजिट होता है। सोचो मैंने कहानी बताने से पहले ही तुमसे पूछ लिया, पहले पता लग रहा है एनोड और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कौन कौन सा और को कर सकते हैं, और भी 2-4 चीजें जो अलग अलग जो मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रही है। इसमें क्या होता है, रॉड को इलेक्ट्रिसिटी से लगाया जाता है और इस तरीके से होता है, एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है। अभी मैंने दोनों में से किसी को भी कोई भी नाम दे दो, जो इनके काम होंगे ना वो डिसाइड करेंगे कि कैथोड और एनोड कौन है। अब मैंने जिसका नाम जो दे दिया अब उस पर वही काम करूंगा। जैसे ही हम इसमें क्या होता है वो ओर को डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं तो इसमें दोनों चीज़ें अलग होने लगती है। ओर में से प्योर मेटल अलग होने लगता है और इम्प्योरिटीज अलग होने लगती है। अब वो अलग कैसे होती है, जब वो जैसे ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी इधर से उधर मूव करती है, तो इसमें जितना भी प्योर मेटल है वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे। कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है और एनोड के जस्ट नीचे गंदगी इकट्ठा होने जाती है, जिसे कहते हैं एनोड मड। एनोड मड में गैंग होता है, गैंग हमने सुना होगा जिन लोगों ने, ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द मेटल्स ओर, जिसके मेटल के ओर के अंदर जो अनवांटेड इम्प्योरिटी उन सबको गैंग कहते हैं, ठीक है। और प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, प्योर मेटल। तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहते हैं, जिसमें हम प्योर मेटल्स को इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। क्लियर है सबको? इसके अलावा एक और प्रोसेस है जो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, मुझे पता है क्या है, एक जो इसका यहाँ फेमस टॉपिक है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यहीं पे जस्ट उसके अगले पेज पे ही लिखा हुआ है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब है कोटिंग ऑफ जिंक उसको ओवर अ मेटल सरफेस टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, वेरी गुड। तो ऐसे काफ़ी मेथड्स हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो पहली बात, मैं सिंपल सोच के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को याद होगा, तो मैं मुश्किल बता रहा हूँ। तो प्लीज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने बेसिक पढ़ रखा है। प्लीज़ ऐसी उम्मीद मत करना कि पेपर तुम्हारा बेसिक आ जाए और आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग कल क्या बोलो, कल के कराए में से तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मैं डिफिकल्ट करा रहा हूँ, मैं इजी नहीं करा रहा। अगर आज के पढ़ाई में से कुछ नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हारा पेपर मोस्ट ऑफ इजी वाला आया है, जो तुम्हें आना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ कोरोजन की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यहाँ लिखूंगा, रिटर्न में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बेसिक है, इतना तो याद पढ़ा होना चाहिए। नहीं पढ़ा तो वो तुम्हारी वो प्रॉब्लम है। पढ़ोगे हाँ तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, पर एक दिन में क्या ही पढ़ोगे। तो कुछ भी क्या पता। मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम लोग देखेंगे कल कितने टॉपिक यहाँ के बोले हुए में से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग भी ऐसे हो सकते हैं कि अरे नहीं था, इसमें नहीं था, ठीक है। थोड़ी देर पॉज करियो। पहला होता है कंबशन। कंबशन में याद रखना कि मीथेन, जैसे मीथेन है, इथेन है, ये सब किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किए जाएंगे या जलाए जाएंगे। तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, कंबशन। एलपीजी कौन से कलर से जलती है और और इसका कलर चेंज होने का रीजन क्या होता है, येलो फ्लेम हो जाती है और उसमें सूट जमा हो जाता है ऊपर काला। करेक्ट, और वो खत्म होने लगती है जिस टाइम पे वो क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यूज कर रही होती है, इनकम्प्लीट कंबशन। वो इधर उधर से चीजों को वो करती है, यूज करती है, तो येलोइश कलर में हो जाती है। जो ब्लू फ्लेम होती है वो येलो फ्लेम में बदल जाती है। नेक्स्ट आता है तो कंबशन में रिएक्शन बैलेंस कर लेना। बेसिक कंबशन का ये है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म किए जाएंगे, जलाए जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी रिलीज होगा। ये रिएक्शन को स्टेटमेंट में लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबशन के बाद आता है दूसरा क्या, एडिशन। फेमस एडिशन बहुत फेमस है। एडिशन में क्या होता है कि हम लोग जितना भी डबल बॉन्ड
और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड वाले होते हैं, उन सबको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम या निकेल, इन तीनों में से कोई भी एक भी होगा चलेगा, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल, तो वो बाय डिफॉल्ट सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको कहेंगे कंबशन, वो क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। पेपर में आएगा, अगर पेपर में एडिशन डायरेक्ट नहीं आया तो तुमसे बोलेगा वेजिटेबल ऑयल को कैसे वेजिटेबल घी में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा। नेक्स्ट आता है, इसके बाद फेमस एडिशन के बाद जो फेमस होगा अगला, ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा, ऑक्सीडेशन कम होता है। इसके बाद जो फेमस है, फेमस मैं बता रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन भी बहुत कम है आने के चांस, मगर इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ भरोसा नहीं है। सब्स्टिट्यूशन में एक याद रखना, यहाँ पे क्लोरीन गैस है तो एक HCl के साथ जाएगा तो बन जाएगा बच्चों क्या, HCl, ठीक है, HCl। और देखो जब एक Cl यहाँ बच गया और CH4 की जगह अब यहाँ बचा CH3, तो CH3 के साथ कौन आ गया, Cl, तो CH3Cl, तो ये बन जाता है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, कि तू मेरा कुछ ले ले और मैं तेरा कुछ ले लूंगा, हम दोनों सब्स्टिट्यूट करके अपने अपने कंपाउंड में। इसी सब्स्टिट्यूशन में मेन आता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत फेमस। अल्कोहल मतलब कोई भी अल्कोहल होगा, ज्यादातर फेमस होता है इथेनॉल, CH3 CH2OH, कई लोग C2H5OH भी याद करके बैठते हैं, तो दोनों ही एक ही कंपाउंड है। इसको क्या करना जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसमें क्या हो जाता है 443 केल्विन, यानी कि गर्म तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें टेम्परेचर नहीं आता तो डेल का साइन लगा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक साइड से OH और उसके बगल वाले कार्बन से, देखो इस कार्बन पे तो OH लगा है, तो उसके बगल वाले कार्बन से H, तो बना H2O, OH और H मिलके क्या बनता है, पानी, तो पानी तो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से OH और यहाँ से H, एक एक बंदे का एक एक बॉन्ड टूट गया, तो अब उधर के एक एक बॉन्ड क्या हो गए खाली, तो दोनों कार्बन एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करें, तेरे कुछ नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, ये दोनों अपने हाथों को एक दूसरे से मिला लेते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड पहले से था और एक बॉन्ड और आ गया, तो दोनों कार्बनों के बीच में अब कितने बॉन्ड हो गए, एक तरफ CH2 बचा, H2 बचा और दूसरी तरफ भी H2 बचा, समझ में आया। तो इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो गया। शायद हो सकता है पेपर में लिखा हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, और तुम लोग ये सोचो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्वेश्चन नाम से ना बोल रहा हूँ, तुम्हें सीधा पता ही लग रहा हो, ऐसा ही हो रहा है, पेपर्स देख रहे हो तो ऐसे ही मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आता है। मैं तुम्हें कल भी यहाँ बैठे बैठे जब शाम को चेक कर रहा था तब भी मैं ये सोच रहा था कि तुम लोगों को अगर मैं अभी 10 मिनट पेपर से बोल दूँ तो भी तुम्हें कुछ पेपर में काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी, मगर पॉइंट ये है कि मेरे बोलने का वेट करोगे तुम, मेरे समझाने का वेट करोगे, ये तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रही है कि वो सारी चीज़ों को सीधा नहीं आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूछना। नेक्स्ट आता है ये वाला अल्कोहल वाला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एक मिनट, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद आता है नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन। एस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ठीक है, ये फेमस स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। इसमें एक कार्बोक्सिलिक लिया जाएगा और उसी का और एक उसी का नहीं किसी का भी, वैसे उसी में C2H5OH और एक अल्कोहल ले लिया जाएगा। एक तरफ से OH जाएगा, सॉरी एक तरफ से एक तरफ से OH जाएगा और एक तरफ से H जाएगा, तो क्या निकलेगा, पानी, H2O तो निकल जाएगा। और अब क्या होगा कि ये सीधा आएगा क्योंकि जो OH वाला है वो OH में से जो O बचा है वो सीधा और एक को उल्टा, तो किसी को भी कहीं से भी लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 CO फिर O फिर अगला क्या है C2H5, समझ गए। एक सीधा होता है और एक पीछे से उल्टा चिपकता है क्योंकि दोनों के जो एंड है वो इधर उधर से टूटे हुए हैं, तो एक हाँ कोई सी को भी आगे पीछे करना है, ज़्यादातर हम लोग COO वाले में करते हैं क्योंकि वो पहले से जुड़ा हुआ, उसको तो बस एक हाथ मिलाना उधर से। डन, क्लियर है सबको, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही ना। नेक्स्ट, और इनके स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं,
कल मैंने जो बोर्ड की फोटो भेजी थी, मुझे नहीं पता तुम में से बहुत लोग सुबह पेपर कर रहे थे, कुछ लोग शाम को पेपर कर रहे थे। बोर्ड की फोटो अगर करोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कल क्या लेवल के क्वेश्चन थे। कल जो बोर्ड की फोटो भेजी है, जो करे लेवल, ठीक है, लेवल तो सब पे कल। ओके, एस्टेरिफिकेशन के लास्ट आता है कौन सी? सोपिनिफिकेशन। सोप बनाने की प्रोसेस कोई बताएगा क्या? कंपाउंड को किससे रिएक्शन करना है? NaOH से किसको रिएक्शन करवाओगे? कार्बन CH3 COOH। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 COO, और यहाँ से क्या निकला? एक Na, और इधर से क्या डाला? H। तो Na इधर चिपक जाएगा इससे, और H किससे चल जाएगा? फेमस रिएक्शन सोपिनिफिकेशन। ये भी कल शायद कल वाले टॉपिक में था। अब ये मुझे नहीं याद कि तुम्हारे पेपर वाले में था या इस सर्टिफिकेशन का वही है, मतलब उससे भी कराते हैं। चलो मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे एस्टर वाला कंपाउंड उठाता हूँ, C2H5 ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? OH पीछे वाले के साथ गया, Na कहाँ चले गया? आगे वाले इधर। तो OH जब पीछे वाले के साथ गया तो यहाँ पे C2H5OH, ये इथेनॉल बन गया, और ये बन गया सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट, ये याद रखना है, ठीक है? ऑल सेट। थोड़ी देर के लिए पॉज करो बच्चे। या तो एक सीरीज के साथ दो पैरेलल होंगे बच्चे, या दो सीरीज के साथ एक पैरेलल। इस तरीके के फेमस पहला क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन होता है। दूसरा होगा सर्किट डायग्राम बन रखा होगा, कोई भी सर्किट डायग्राम बन रखा होगा, इस तरीके से कुछ भी बोल देगा, जो हमने कल टेस्ट में भी देखा था, और उस तरीके से हमें निकालना होगा। अच्छा, कल एक गड़बड़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो क्या आती है कि जैसे 2 और 1 ओम और यहाँ पे 6 वोल्ट था, शायद यही है। नहीं है ना? आगे पीछे है, आगे पीछे है, 1 पहले है, 1 पहले है, 1 पहले और 2 बाद में, 1 2। तो हमने क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाला, R इक्विवेलेंट निकाला, सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 ओम, ये हो गया। फिर हमने करंट निकाला, करंट निकालने के लिए V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज 6, करंट ऐसे ही लिखा, रेजिस्टेंस कितना? 3, तो करंट आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, ये आ गया। तो ये देखो, ये चीज निकाल ली। अब गड़बड़ क्या हुई कि बहुत बच्चों ने ये नहीं समझा कि पावर निकाली थी, और पावर फॉर्मूला होता है V × I। प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ वाला ये यूज नहीं करेंगे, हमें बोला पावर अक्रॉस 2 ओम, है ना? पावर अक्रॉस 2 ओम, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम दे दिया ना, तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे? रेजिस्टेंस वाला। अब इसका रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला बनता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं जो ओम्स को लगा के बनते हैं। V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह मैंने क्या डाल दिया? IR, और पहले से वहां पे क्या है? I कितनी बार हो गया बच्चों? I² R। I कितनी बार? I कितना निकाला था हमने? और R कितना था हमारे पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 वाट। कल सबने गलत निकाला था, समझ रहे हो? बहुत लोगों ने 12 निकाल रखा था, अलग अलग 6 निकाल रखा, किसी ने कुछ निकाल रखा, किसी ने कुछ निकाल रखा था। बस मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें जिसके अराउंड पूछा वो, तुम लोगों ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया सीरीज का, सीरीज में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहेगी, मुझे इसी चीज लगा दी। V² नहीं, वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होगी ना, जो इसमें जा रही है वो इसमें अलग होगी। इसने 2 ओम को बोला था ना, बस इसने 2 ओम को बोला था ना, 2 ओम में बोला था सिर्फ, इसलिए पावर भी 2 ओम के निकालने के लिए IR वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा, VI वाला नहीं, क्योंकि वोल्टेज दोनों में अलग अलग जाएगी, दोनों सीरीज में। अगर यही दोनों पैरेलल में होते तो हम यही वाला फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ले जाओ ना। नेक्स्ट आया समझ में? इसके आगे बढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस के ये क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद आता है जो इसी में लिखा हुआ है, जूल्स लॉ पे क्वेश्चन हो सकता है। जूल्स लॉ बहुत फेमस है, जिसको हीटिंग इफेक्ट कहेंगे। हीटिंग इफेक्ट यहीं से डेवलप होता है कि हीट डेवलप इन अ सर्किट
is directly proportional to the resistance of a conductor, directly proportional to the square of the current flowing through the circuit, और लास्ट होता है directly proportional to the time for which the current flow। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो H equals to I square R T, ये बन गया जूल्स लॉ का फॉर्मूला। मगर यहाँ स्टेटमेंट है, बिना स्टेटमेंट के जूल्स लॉ कुछ नहीं है। हीट डिसिपेटेड और एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो अपने अंदर से जितनी भी हीट निकालते हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो सब इन तीन चीज़ों पे प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बाद आता है, चलो हीटिंग इफेक्ट भी हो गया और मैग्नेटिक फील्ड वाला भी चलो इधर ही बता दो, फिजिक्स खत्म हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सिंपल है। पहली बात हमें बताया कि एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में चलती है। वो कौन सा रूल होता है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरीके से चलता है कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इधर फ्लो करेगा, यहाँ इनवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा, और अगर करंट नीचे जा रहा होगा तो यहाँ इनवर्ड और वहाँ आउटवर्ड। दोनों में याद रखना इनवर्ड आउटवर्ड, क्योंकि होता है क्या है, दो लाइन लिख देता है। शायद अभी पेपर में था किसी पेपर में ऐसा था कि दो लाइन में था, एक में इस तरीके से एक में करंट ऊपर की ओर फ्लो करवा दिया उन्होंने और एक में नीचे की ओर। बोला ए पॉइंट पे क्या होगा, बी पे और सी पे क्या होगा। तो ए पॉइंट पे इधर से जाएगा तो अंदर और इधर से जाएगा अंदर, तो ए पे हमेशा इनवर्ड रहेगा। और अगर ये दोनों सेम जगह फ्लो करेंगे तो ए इस वाले वायर के हिसाब से अंदर और इस वाले वायर के हिसाब से बाहर, और दोनों में अगर सेम करंट है कि माना 5 एम्पियर का करंट इधर से जा रहा है 5 एम्पियर, तो इसमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। 5 ऊपर से 5, तो उसे उधर से भी 5 खींचा जा रहा है, इधर से भी 5 खींचा जा रहा है, तो पॉइंट है वो कितना खींचेगा, 0, वो वही रुका हुआ होगा। तो यहाँ जीरो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट होंगे तो डबल हो जाएगा, 5 ऊपर 5 नीचे, तो यहाँ टोटल 10 हो जाएगा। ये भी याद रखना, यहाँ पे 5 होगा, 5 का मैग्नेटिक फील्ड जिससे 5 के हिसाब से तो 5 के हिसाब से बनेगा, तो यहाँ पे 5 के साथ, मगर यहाँ पे अभी 0 होगा। अगर ये एक नीचे एक ऊपर अपोजिट स्पिन करा दो तो यहाँ पे टोटल 10 होगा। ये चीज सेल में काम नहीं करती? सेल में नहीं है, सेल का अलग है, सेल में कंडक्टर ऐसा नहीं है ना, सेल में कुछ डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट के बाद आता है लूप। लूप में क्या आता है, सर्कुलर कंडक्टर या लूप का फंडा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम ऐसे जा रही है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये देखो ये वाली उंगलियां मेरी इस तरीके से जा रही है ना, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो अंगूठा कहाँ खुला मेरा, अंदर या अंदर की ओर, तो इसके अंदर की ओर फील्ड होगा। वो कैसे दिखाऊंगा, ये इधर देखोगे तो जब करंट इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल की करंट इधर जा रहा है, तो इसमें अंदर, इधर जा रहा है तो भी अंदर, इधर जा रहा है तो भी अंदर, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये इनवर्ड फील करेगा, अंदर की ओर फील करेगा। अगर यही एरो मैं उल्टा बना दूं तो अंदर वाला आउटवर्ड होगा, बाहर वाले इनवर्ड। अभी बाहर वाले सारे के सारे जितने भी पॉइंट बाहर होंगे वो सारे आउटवर्ड होंगे, चाहे वहाँ ए बी सी डी ई रखते तो मैं कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट बाहर रखते और अंदर एक ही रखते। तुमसे पूछे समझ पा रहे हैं? लूप में कुछ इस तरीके से काम करता है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर रोटेट करेगी, ये पूछा जाता है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट को धागे से बांध के हवा में लटका दिया जाए, उसका नॉर्थ और साउथ क्या होगा उसके साथ, वो अपने आप से नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाएगी, यानी कि अपने आप से घूमते घूमते नॉर्थ और पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगी। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट को रख दो आयरन के पाउडर के ऊपर, आयरन पाउडर के ऊपर रख दो, मैग्नेट को रख दो, तो क्या होगा, तो जैसे ही आयरन पाउडर पे रखोगे तो सारी की सारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, नॉर्थ और साउथ कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप से ये डायग्राम बनाने को आता है। अभी आया भी था शायद किसी के पेपर में था रिसेंट में कि इस तरीके से फील्ड लाइंस आया था। नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड, पता है ना? सोलेनॉइड में बोला जाता है कि
यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तुम नहीं दे रहे होते हो। सॉलिनॉइड का उल्टा फंक्शन बताता हूँ। होगा क्या कि अगर एक मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ, ये एक मैग्नेट है, सॉलिनॉइड के अंदर बाहर रख दिया जाएगा तो क्या होगा, एमीटर की रीडिंग में कुछ नहीं बदलाव आएगा। मैग्नेट अंदर रख दिया जाएगा तो भी कोई बदलाव नहीं होगा। मैग्नेट को बाहर, ऊपर, आगे, पीछे कहीं पे भी रख दिया जाएगा सॉलिनॉइड में, सॉलिनॉइड के अंदर जो एमीटर लगा है उसके अंदर कोई करंट पैदा नहीं होगा। ये डिलीटेड पार्ट में से मैं थोड़ा सा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे कल का भरोसा नहीं है। पिछले पेपरों में दिखेगा क्वेश्चन, इस पेपरों में इसने दिखेगा क्योंकि पूरे डिलीट कर गया, फिर भी हम भरोसा नहीं करेंगे। यहाँ निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। मगर ये कब आएगा, जब आप सॉलिनॉइड को आगे पीछे कर रहे होगे या जब आप मैग्नेट को आगे पीछे मूव कर रहे होगे तो इसके अंदर करंट डेवलप हो जाएगा। मतलब ये कहता है कि करंट तब डेवलप होगा जब इन दोनों के बीच में कोई मोशन होगा। जब तक ये मूव कर रहे होंगे तो इसमें करंट डेवलप होगा। ये नहीं कि तुम एमीटर को ऐसे ही लाके देख लो, अबे हिलने से नहीं रीडिंग दे रहा, तो वो हिलाओगे तो वो हिलने से रीडिंग नहीं देगा। वो वापस रखोगे, वापस सर्किट लगाओगे, सर्किट को मूव करोगे तो पता लगेगा कि जब तक तुम मूव कर रहे हो तब तक वो कर रहा है। इसलिए सारे जनरेटर घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। तुम ऐसा भी तो सोचते हैं इसे घूमने की क्या जरूरत है, सीधा कुछ ऐसे डायरेक्ट बिजली बनाना, तो वो घुमाते इसलिए रहते हैं क्योंकि जितना वो मूवमेंट करेंगे, मैग्नेट जितना मूव करेगी या अंदर का पूरा सर्किट जितना मूव करेगा उसके अंदर उतना ही करंट पैदा होगा और सारी चीजें चल रही होगी। अब तुम जितनी भी चीजें याद करो, जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर मूविंग है, वो सब घूम रही हैं, चल रही हैं, तब उनके अंदर कुछ पैदा हो रहा है। तो ये तो मूवमेंट से, तो ये सॉलिनॉइड के आगे का हिस्सा है जो हमें पढ़ाया जाता है। तो नो डिफ्लेक्शन इन निडल। डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब वो इन और आउट मूव करेगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन इन निडल क्या कहते हैं, ऑब्जर्व व्हेन मैग्नेट और सॉलिनॉइड मूव, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन। यही स्टेटमेंट लिखनी है बस। चलो, तो ये वाले टॉपिक होते हुए अब आगे बढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पे आते हैं। नेफ्रॉन, एक बार बताओ, नेफ्रॉन पढ़ रहे हो तो इसी का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आना, हाउ यूरिन फॉर्म ही आएगा। अब यूरिन बनता कैसे है, क्या टॉपिक है, क्या चीज है, उसके लिए बस आपको नेफ्रॉन का डायग्राम। एक और बात, कल के टेस्ट में नेफ्रॉन नहीं था ना यूरिन था, कल के टेस्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन था पूरा, किडनी से बाहर निकलने पे यूरेथ्रा। नेफ्रॉन में यूरेथ्रा कहीं नहीं होता, यूरेथ्रा वाला एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, किसी ने भी नहीं बनाया अच्छे से। स्टेटमेंट लिख बहुत अच्छा दिया, मगर कॉपी था ये था, ये तो गलत बना हुआ है। सपोर्ट से बहुत, सपोर्ट में बहुत गड़बड़ है डायग्राम, कुछ बहुत आसान दे दिए हैं, कुछ अलग है। नेफ्रॉन की तो चल जाएगा, मगर एक्चुअली नेफ्रॉन का डायग्राम होता है, वुमेन्स कैप्सूल होता है। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे ग्लोमेरुलस जो रीनल आर्टरीज को ब्लड लेते हैं और यहाँ पे ब्लड कलेक्ट होता है। वो ब्लड आगे मूव करता है और उसमें से जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जहाँ रीअब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस होती है वहाँ लिखा भी होता है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो सारे ब्लड में से जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारा निकाल ली जाती हैं, सही चीजें, और जो बच जाता है वो क्या होगा लास्ट में, वेस्ट, जिसको कोई सिलेक्ट नहीं करता। वो धीरे धीरे आगे सिलेक्ट होते हमारे कलेक्टिंग डक्ट में जाता रहता है। कलेक्टिंग डक्ट सारी किडनी में जितने भी नेफ्रॉन है सबसे एक ही लाइन आती है, कलेक्टिंग डक्ट एक ही होता है। उस कलेक्टिंग डक्ट पे बहुत सारे नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे अलग हजारों लाखों नेफ्रॉन कनेक्टेड होते हैं। वो सब कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा करके दोनों किडनी से कहाँ आ जाते हैं बच्चों, बाहर आ जाते हैं। कि जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट बाहर निकलता है तो वो सारा का सारा कहाँ इकट्ठा कर देता है, ब्लैडर में इकट्ठा। और ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो वो एक अर्ज करता है जो हमारे ब्रेन को कि भाई साहब पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर चालू करें। ठीक है, तो जैसे ही मोटर चालू होगी तो तभी मसल्स हमारी रिलैक्स होंगी और तब करेंगे। जब रिलैक्स होंगी तभी कर पाओगे, जब तक रिलैक्स नहीं, दिमाग में 10 बातें चल रही होंगी तो नहीं हो पाएगी। ये भी जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो एजेड हो जाते हैं या बच्चे होते हैं, तब हमारी इन मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता,
तो छींक आने पे और बहुत सारी प्रॉब्लम खांसी आने पे भी ये मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। समझ तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे नेफ्रॉन पे हाउ यूरिन फॉर्म में रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रीनल आर्टरी के बारे में बताना जरूरत है, ग्लोमेरुलस बताना जरूरी है। यहाँ पे यहाँ से सारा इकट्ठा हो जाएगा तो लास्ट में जितने भी नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिसे नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, याद रखना यूरिन को नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं, वो सारा लिक्विड वेस्ट कलेक्टिंग डक्ट पे जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए वो ब्लैडर में जाएगा। यूरिन ब्लैडर फुल होके अर्ज करेगा, यूरिन पास करेगा। हाउ यूरिन फॉर्म से निकालने तक का पूरा प्रोसेस इस तरीके से चलेगा। मैंने आपको 8-9 लाइनें लिखवा रखी हैं ऑलरेडी। ये वाले लिख सकते हैं यहाँ जो छोटे नहीं, ये तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नहीं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्चुअली वहाँ है ये ना ये उस पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ जा। अगर फॉर्मेशन में यूरिन आया तो नहीं आएगा यही चल भाई, इतने में वो चाहेगा कि इतना ही लिखो। कम नहीं हो यही सकता, बनाना था है? ना। कम नहीं हो सकता। नहीं मैंने करवाया है, तुम अगर मेरी कॉपी खोलोगे तो इससे काफी कम है। वो देखने में लग रहा है, मगर तुम इसको उतारो, ये 3 पेज में उतरते हुए वो 1 पेज में उतरा हुआ सिर्फ, तो तुम्हें महसूस होगा वो 3 टाइम्स कम कर रखा पिछले है। साल आया था फॉर्मेशन आया है, बहुत बार आया है, मना ही नहीं कर सकता तुम। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है हेरिडिटी। चैप्टर है क्या? अब ये पूरा हेरिडिटी भाई साहब पूरा चैप्टर तो बता नहीं सकते। हेरिडिटी में दोनों क्रॉस होंगे, मोनोहाइब्रिड और कौन सा भाई? वेरी गुड। कौन सा हाइब्रिड? ये आज के दिन सुनते हुए बहुत बढ़िया लगा। मोनोहाइब्रिड और हाइब्रिड क्या होता है? मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर लिया जाता है जिसमें कोई भी रंग भी ले सकते हो, हाइट भी ले सकते हो, हाँ कोई भी एक लेना है। अब यहाँ डाई हाइब्रिड 2 कैरेक्टर लेने होते हैं, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ये 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। इनके रेशो होते हैं 1:2:1, और यहाँ पे एक फिनोटाइप रेशो होता है और 3:1। फिनोटाइप जीनोटाइप। बहुत लोग सिर्फ नंबर लिखाएंगे तो वहीं पे गलत हुआ, गोला लगा के वो कहेगा भाई मुझे नहीं समझ में आया। 3:1 डायरेक्ट नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फिनोटाइप रेशो 3:1 लिखना पड़ेगा। जो 3 और 1 लिखा उसके ऊपर लिखना पड़ेगा कि भाई 3 मेरा टॉल वाला था और 1 मेरा डॉर्फ या शॉर्ट वाला था। और 1:2:1 जो जीनोटाइप है उसमें भी लिखना पड़ेगा ये ऑर्डिनल जी, कैपिटल जी, कैपिटल स्मॉल और स्मॉल स्मॉल, ये इनके रेशो होते हैं। आपको डिफाइन करके बताना पड़ता है, ये नहीं कि रेशो किसी का भी बोल दोगे आप, वो नंबर अपने आप पहचाने। वो पढ़ के आया थोड़ा, वो भी तो पढ़ के आया, टीचर है वो, ये मत सोच लेना। डाई हाइब्रिड रेशो में 9:3:3:1। ये अच्छी बात है कि 9 जो है वो प्योरिटी को दर्शाता है और इम्प्योरिटीज 3:3:1 पे आते हैं। इनके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं? बिल्कुल सही पूछा इसने। अगर बोल दिया, आपको बोल दिया माना 800 सीड्स हैं किसी भी पौधे के, किसी भी एक टाइप के पौधे के, तो उसमें क्या क्या होगा? तो अगर आप इधर जाओगे तो नंबर ऑफ टॉल प्लांट इन नंबर ऑफ टॉल सीड्स, इसमें टॉल सीड्स लिख लेंगे 3 में मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ टॉल सीड्स इज इक्वल्स टू, देखो टॉल सीड्स निकालने के लिए 3 में जीनोटाइप में अपॉन में 3 में टोटल क्या होगा 3+1 इनटू में कितने सीड्स हैं 800। तो काटोगे तो तुम्हें पता लगेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 800, काटो 1 जा और ये 200, 2 3 जा तो वही पड़ गई सर। 800 अपॉन में 4 इनटू 3 लिखा, वो भी तो वही। बात देखिए बस ये अच्छी बात है कि वो एक्चुअल में हम लोग जो निकाल रहे हैं वो एक पैटर्न है, और जो आप निकाल रहे हो आपको आता है। जिसको आता है वो कैसे भी लिख सकता है आगे पीछे, क्योंकि उसको पता है कि मुझे ये पता है, मगर वो समझा नहीं सकता। जब हम समझाते हैं ना, तो अब देखो मैं इसके आगे नहीं समझाऊंगा। अब इसके आगे क्या होगा? जब टॉल से तो 3 रेशो लिया था, शॉर्ट होंगे तो 1 में 3+1 नीचे मतलब टोटल ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय 800। तो मैं इसे समझा, देखो मैं जोड़ नहीं डालूंगा। ये होता है जब हमें पता है कि हमें दूसरों को भी पढ़ाना है तो हमें इजी से इजी मेथड पे पढ़ाना है। जब हमें खुद आता है तो हम कितने भी कोई भी मेथड से पढ़े, हमारी मर्जी। आप सही कर रहे हो, मैं चेक कर दूंगा, मगर हम जब आगे देंगे तो हम ऐसे देंगे कि सबको पता। आगे देखो, अब देखो इतने समझदार हैं। अगर नंबर ऑफ कैपिटल टी जीनोटाइप सीड्स, क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ कैपिटल टी जीनोटाइप सीड्स, ये लिखूं तो 1 ऊपर रहेंगे, नीचे होगा 1 + 2 + मल्टीप्लाई बाय कितने सीड्स है? नंबर ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी सीड्स,
तो ये होगा 2 अपॉन में मल्टीप्लाई बाय 800। फिर लास्ट में नंबर ऑफ ड्वार्फ स्मॉल टी थी, तो जीनोटाइपिक ले, याद रखना जीनोटाइपिक, तो 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 800 कर लोगे। जब ये कर लोगे तो यही क्वेश्चन आया हुआ भी है, और मैंने पेपर से भी करवाया था, तो मैं अंदर भी करवाया था और बाहर भी करवाया था। यही क्वेश्चन 800 सीट्स को उधर घुसा दिया। और अब मेन होगा, अब क्वेश्चन करने में भी, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले पता है ना राउंड और येलो में, राउंड और येलो थे ना, राउंड येलो, फिर राउंड के साथ ग्रीन थे, ग्रीन को छोटा बनाया था ना, और स्मॉल बार स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो नंबर ऑफ राउंड सीट्स ऐसे करके स्टेटमेंट। तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी से निपटा लो, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा। चलो आप जब फ्लेमिंग पढ़ोगे तो फ्लेमिंग पढ़ते टाइम कुछ इस तरीके से, जो हॉर्स शू एक्चुअली कह रहे हैं उसमें है कि हॉर्स शू मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ लगे हुए हैं, और यहाँ पे कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर वायर लगी हुई है जो करंट को सप्लाई कर रही है, ठीक है। जब करंट जैसे ही प्लग ऑन करते हो आप, ऑन करते हो तो इसमें करंट सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होता है, यहाँ पे ये क्या है, एक तरीके से मैग्नेट लगी, तो इसके अंदर मूवमेंट आ जाती है, ये मूव कर जाती है करंट से। हाँ, तो ये रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, वही फ्लेमिंग वाला। फ्लेमिंग वाला रूल क्या कहता है कि इसको बनाने के लिए हमने मोटर बनाई थी, याद होगा, नॉर्थ और साउथ। आपकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से निकलती है, कहाँ जाती है, साउथ में जाती है। आपने इसके बीच में कंडक्टर रख लिया, ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लूप रखा है इस टाइम, आपने A लिखा, B लिखा, C लिखा और D लिखा। आपका करंट यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। जब आपका करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ये दिख रहा है, तो जब नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ये रहा नॉर्थ से साउथ, ऊपर क्या जा रहा है आपका, क्या बोलते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, करंट का जा रहा है आपका ऊपर की ओर। तो देखो 2 चीजें हो गई, तो राइट हैंड आपका, सॉरी तो पॉइंट है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये ना मैं राइट से निकला, तो मैं कह रही हो के निकला, क्या हो गया, पॉइंट है कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट को दिखाती है जो ऊपर है, तो इस टाइम कंडक्टर कहाँ जाएगा, अंदर की ओर, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इनवर्ड, AB का डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड, वहीं पे ये पूरा लूप ऊपर से घूम के आएगा। कई बार ये पूरा बना हुआ सर्किट डायग्राम केस स्टडी में, मतलब BC में क्या होगा, BC में कोई मूवमेंट नहीं होगी, रीजन करंट भी यहाँ जा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जा रहा है, करंट भी कहाँ जा रहा है बच्चों, सेम डायरेक्शन। ऐसा तो कोई लॉ ही नहीं है, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर नहीं है, जिसकी वजह से कोई मोशन नहीं आएगा, तो इसीलिए BC के अंदर कोई मोशन नहीं होगा। अब आते हैं CD के अंदर। CD के जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ है, करंट का है नीचे की ओर, CD में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ये दोनों सही है, तो अंगूठा कहाँ खुला, आउटवर्ड, तो CD मूव करेगा आउटवर्ड। ये पेपर में आता ही आता है, इनवर्ड आउटवर्ड मोशन कहता है। ये इससे बना और ये उससे बना, नहीं राइट हैंड से उल्टे चलेंगे, तभी तो मेरा राइट हैंड में बाहर आ रहा था। नहीं मैं वो वाला कह रहा हूं, कंडक्टर वाला, ये तो है तो स्ट्रेट ही, नहीं वो राइट हैंड बाइट हैंड से कुछ नहीं जाएगा, वो डन, क्लियर है। लास्ट में बता रहा हूं, रिफ्रेक्ट इसमें भी लग सकता था, रिफ्रैक्शन का बहुत बढ़िया टॉपिक है। रिफ्रैक्शन में ज्यादातर के आंसर है एटमॉस्फेरिक, कौन सा एटमॉस्फेरिक में T पे लगाओ, एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन है उसके अंदर सारी चीजें आएगी ज्यादातर, जैसे हाँ स्टार्स का ट्विंकलिंग, प्लैनेट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट बिग सोर्स ऑफ लाइट है, बाकी सबका स्टार्स का हो गया। रेनबो, अब रेनबो यहाँ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से बेटर आएगा रेन ड्रॉपलेट, जो रेन शार लिखेंगे, जब हम रेन शार का जिक्र करेंगे तो रेन ड्रॉप्स का आ जाएगा, तो वो वाला। आप आई होप कि कल जो आपका पेपर है उसमें आप पूरा दिमाग खोल के बैठो, सारी चीजें बिल्कुल फिनिश करके बैठो,
पूरे माइंड को एक स्पेस एक प्लेन लाइन में रखना, सब चीज़ें आपको आती ही होगी। रेनबो वाले में चारों चीज़ें अच्छे से लिखना। पहले वो रिफ्रैक्शन करता है, फिर डिस्पर्जन भी होता है, जैसे वो पहले डिस्पर्जन करता है क्योंकि सात रंग में, फिर रिफ्लेक्शन करता है, फिर वो फिर रिफ्रैक्शन करता है। अब आई होप कि तुम सबको सारे टॉपिक कवर अप हो जाएंगे। बाकी देखते हैं कल क्या मिलता है। हाँ, अब कल का कल, फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो शाम को 5 बजे आके पूछ लेना, मैं यहीं पे मिलूंगा। ठीक है, तक मैं कार्तिक बैग है फ्री हो जाता है। हाँ? अभी चेक कर, मेरे तो आपने नंबर बताया नहीं। काफियों के नंबर मैंने